Okay, so the topic which we are going to discuss today is aerobic respiration, जो हमारा मेन कंसर्न है और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो आज हम देखने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स. ठीक है. अब वी नो दैट कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो इसके 4 तरह के स्टेप्स हैं which are named as glycolysis. Number 1. Number 2 is the pyruvic acid oxidation. Number 3 is the Krebs cycle, also known as citric acid cycle. And then we have the ETC, which is electron transport chain. ठीक है. अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, और इसमें से MCQ ज़रूर बन जाते हैं. सो वी शुड नो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर कितने ATPs, कितने NADPH एंड ऑल दैट थिंग्स जो है ना ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस. वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे कि ग्लाइकोलिसिस को अगर हम बाय वर्ड देखें तो इसमें ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज है एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. ठीक है. तो दिस इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है ना वो स्प्लिट होते हैं या उनकी ब्रेक डाउन होती है इनटू द पायरुविक एसिड. अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाता है. अच्छा, ग्लाइकोलिसिस कहाँ अकर करती है? हमारे सेल का जो साइटोसोल है, मीन साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोसोल, ही उसके अंदर अकर करती है. और जब ग्लाइकोलिसिस होनी है तो वी शुड रिमेंबर कि इसके स्टार्ट के अंदर ग्लूकोज होगा और 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने चाहिए. अब हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को ब्रॉडली क्लासीफाई कर देते हैं कि इसके 2 फेजेस हैं. नंबर 1 इज़ द प्रिपरेटिव फेज एंड नंबर 2 इज़ द ऑक्सीडेटिव फेज. ऑक्सीडेटिव फेज को हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं. जनरली अगर हम स्टार्ट में देखें ना तो प्रिपरेटिव फेज के अंदर सिर्फ इनिशियली या तो फॉस्फोराइलेशन होती है या ऑल दैट, इसके अंदर हमें ATP प्रोड्यूस नहीं होता, मिलता नहीं है, इंस्टेड कंज्यूम होता है. और ऑक्सीडेटिव फेज ऑल्सो नोन एज पे ऑफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फिर ATP जो हमारे कंज्यूम हुए हैं वो वापस भी मिल जाते हैं और उसकी बजाय हमें इंक्रीज़ भी मिलता है, मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है. तो दैट इज़ द ऑक्सीडेटिव फेज. अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें, मतलब द मेन थिंग विच यू शुड नो इज़ दिस सीक्वेंस और जो एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ऑल दैट कि कब ATP सिंथेसाइज हो रही है, कब ATP कंज्यूम हो रही है. ठीक है. तो अगर हमें ये पता होगा तो हम इसको अपने बाय वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं, बट जब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो अगर हम ये बना दें दिस इज़ ऑल्सो गुड. अब अगर हम सबसे पहले देखें ग्लूकोज है. ठीक है. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज की क्या होनी है, फॉस्फोराइलेशन, विच इज़ कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन. अब वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वी नो दैट की आइसोमर्स हैं, 6 कार्बन कंपाउंड हैं, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंज इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है. अब वो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना है उसकी दोबारा से फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रिपरेटिव फेज के अंदर जो मेन स्टेप है दैट इज़ फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. अब वो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है तो एक उसके कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है और एक जो है वो उसके कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाएगा. इस जब भी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ATP हमें रिक्वायर होती है, तो यहाँ पर भी ATP इज चेंज इनटू ADP. ठीक है. तो वो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. अब जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना वो स्प्लिट कर देते हैं. एक है DAP विच इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है G3P विच इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. एक एंजाइम एक्ट करता है और वो जो है वो DAP को दोबारा G3P के अंदर चेंज कर देता है, मीन्स वी गेट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P. ठीक है. अब यहाँ तक जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं दिस इज़ द प्रिपरेटिव फेज. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द ऑक्सीडेटिव फेज जिसके अंदर हमें NADH एज वेल एज ATP जो है ना वो मिलते हैं. यहाँ तक आप देखें कि G3P बन गया. अब उस G3P ने फर्दर किसके अंदर चेंज होना है, BPG के अंदर विच इज़ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है. होता क्या है स्टेप के अंदर, इस स्टेप के अंदर NAD पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन आयंस लिबरेट करता है एज वेल एज NADH की सिंथेसिस हो जाती है. ठीक है. और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर से आती है और G3P के साथ अटैच हो जाती है, तो हम कहते हैं कि क्या बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, या हम इसको डाईफॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि ATP के अंदर चेंज होता है, यानी यहाँ पर हमें ATP मिलता है और वो 1,3 वाला जो था विच इज़ 1,3 BPG दैट इज़ चेंज इनटू 3PG विच इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरेट. नेक्स्ट स्टेप के अंदर कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ आइसोमेरिक चेंज होता है और उसके अंदर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा. नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिहाइड्रेशन होती है वाटर. अब ये
क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप के अंदर ATP सिंथेसाइज हो रहा है, कौन से स्टेप के अंदर ATP कंज्यूम होती है, कौन सा ऐसा स्टेप है जिसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है. तो वी विल से कि जब 2PG इज चेंज इनटू PEP विच इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो लिबरेट होता है. जब वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर बन जाता है मॉलिक्यूल, तो वो फर्दर पायरुविक एसिड या पायरुवेट के अंदर फाइनली हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाता है. और जब ये लास्ट स्टेप है इसके अंदर भी ADP इज चेंज इनटू ATP. ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा एक फ्लो चार्ट है विच वी शुड रिमेंबर. और अगर हम नेक्स्ट डायग्राम देखें तो ये सेम वही सारा प्रोसेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो उन्हें लिखा हुआ है मॉलिक्यूल नेम. बट यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब आप कह लो कि एंजाइम्स है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है. ठीक है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, और 1 2 3 है. ठीक है, जो आप अपनी मर्जी से रीड कर सकते हैं, बट एट द लेवल ऑफ FSC इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. आई थिंक सो हेक्सोकाइनेज एंजाइम का MCQs आ जाता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर किसकी प्रेजेंस के अंदर चेंज होता है, दैट इज़ हेक्सोकाइनेज. बट अगर हम एंजाइम्स को रीड कर लें और इसको थोड़ा लर्न कर लें तो दैट विल बी वेरी गुड. ओके, तो अब मैं आपको समरी ये देती हूँ कि जो प्रिपरेटरी फेज था उसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया दैट इज़ ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है. उसके लिए हमें ATP हमने कंज्यूम की इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज. नंबर 2 स्टेप के अंदर क्या हुआ कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया विच इज़ फॉस्फोराइलेशन, तो उसकी रीअरेंजमेंट होती है और वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है. थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि वो जो फ्रुक्टोज है उसकी फर्दर फॉस्फोराइलेशन के बाद जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है उसकी स्प्लिटिंग होती है और हमारे पास DAP और G3P बन जाते हैं. और फोर्थ स्टेप यू कैन से कि वो जो G3P है जब वो स्प्लिट हुआ है G3P और DAP के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो फाइनली हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. ये सारे स्टेप्स जिसके अंदर फाइनली हमें मिलते हैं 2 ATP की कंजप्शन हुई है. ठीक है, दैट इज़ प्रिपरेटिव फेज. ओके, सो अगर हम इसको पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर देखें तो दिस फेज इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज. इसके अंदर हम ग्लूकोज को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो breakdown हो, उसकी lysis हो. In the preparative phase of glycolysis, 2 molecules of ATP are invested and hexose chain is cleaved into 2 triose phosphates, ठीक है, which is G3P and DAP. During this phosphorylation of the glucose and its conversion to G3P takes place. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सारा आपको प्रिपरेटिव फेज स्टार्ट के अंदर देख सकते हैं. देयर इज़ नथिंग न्यू. नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज. ठीक है, अब हमने कहा था कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की क्लीवेज हो गई और हमारे पास G3P के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए. जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप पे ऑफ फेज का और फिफ्थ स्टेप ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, उसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होगी और वो G3P BPG के अंदर चेंज हो जाता है विच इज़ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, और इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन भी होती है. इस स्टेप के अंदर हमें जो है ना वो NADH मिलता है. ठीक है, फिर फर्दर वो 3PG के अंदर चेंज होगा और 2PG के अंदर होगा. तो जब वो BPG से 3PG के अंदर चेंज हो जाता है तो प्रोडक्शन ऑफ ATP है. सेवन्थ स्टेप अगर हम देखें तो दैट इज़ डिहाइड्रेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर चेंज होता है तो डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है. और जो लास्ट स्टेप है PEP से जब वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड के अंदर चेंज होता है तो वो ATP की प्रोडक्शन के अंदर चेंज हो जाता है. अच्छा, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब वो क्लीवेज होती है ना तो उसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स बने हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, वी कैन सी. तो इस डायग्राम के अंदर ओवरऑल उसने आपको प्रिपरेटिव फेज और पे ऑफ फेज का फ्लो चार्ट शो कर दिया है, उसकी लेबलिंग शो कर दी है, जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है. तो हम देख सकते हैं कि जो प्रिपरेटिव फेज था उसमें सिर्फ 2 ATP कंज्यूम हुए, बट पे ऑफ फेज के अंदर 2 ATP की प्रोडक्शन हुई एज वेल एज 2 NADH की प्रोडक्शन हुई. अब दिस इज़ जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज. ठीक है, मैं आगे इस तरह के MCQs भी डालूंगी कि जो एक NADH है उसकी जितनी एनर्जी है दैट इज़ इक्वल्स टू जितनी 3 ATP से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है. तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, ये जो नेट गेन एनर्जी का मिलता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ATP का गेन 2 है और नेट गेन जो हमें NADH का मिलता है वो 2 है. राइट, अगर हम टोटली ATP देखना चाहें तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ 6. ठीक है, तो यहाँ से 6 + 2 दैट इज़ 8. दैट इज़ कि अगर हम सिर्फ ATP को देख रहे हैं, बट अगर ओवरऑल देखें तो 2 ATP एंड 2 NADH. राइट,
नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ठीक है। अब हमारे पास पायरुवेट बन गया। नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होता है, पायरुवेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, बट पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहाँ पर अकर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोसोल के अंदर अकर करती है, बाकी जितने भी स्टेप्स रह गए हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर करते हैं। सो जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसके अंदर अकर करती है। अब जब पायरुविक एसिड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पायरुवेट का वो रिमूव होता है और एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो लिबरेट होती है, ठीक। जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है वो फाइनली जो हमारे पास बनता है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होती है और NADH की प्रोडक्शन होती है। इसको बहुत इजीली हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास पायरुवेट बन गया था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि इस पायरुवेट में से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिमूव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है, ठीक है, वी कैन सी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ कि वो जो NADH पॉजिटिव NADH है उसकी सिंथेसिस होगी जब NAD पॉजिटिव की रिडक्शन होती है, ठीक है, यानी कि हमारे पास NADH एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो जाती है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि एन एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफॉर्म्ड टू कोएंजाइम ए रिजल्टिंग इन एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप चला जाएगा कोएंजाइम ए के साथ और फाइनली जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है या एंजाइम बनता है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली जो 2 कार्बन कंपाउंड है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, जो थर्ड स्टेप है दैट इज क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर हम इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन देखें तो सिट्रिक एसिड साइकिल के डिफरेंट नेम्स हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रेब्स साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। तो ये नेम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये MCQ या जब वो आपको दे देता है क्वेश्चन तो अगर हमें नहीं पता होगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल इज़ एक्चुअली क्रेब्स साइकिल तो वी कांट राइट, ठीक है। सो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू रिलीज द स्टोर्ड एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए जो एक्चुअली हमारे पास प्रोडक्ट था जब हमने ऑक्सीडेशन की पायरुवेट की, तो फर्दर जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो हमें इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी ऑब्टेन होती है। अब क्रेब्स साइकिल का सबसे पहले जो स्टेप बिगिन होता है वो किस तरह से होता है कि ऑक्जेलो एसिटेट एट द लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अब वो फाइनली 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर चेंज हो गया और जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है तो ऑक्जेलो एसिटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है वो सिट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है और फिर कोएंजाइम ए वापस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्जेलो एसिटेट 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज चेंज इनटू सिट्रेट विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। अब सिर्फ आगे क्या होनी है उसकी सिर्फ यू कैन से कि आइसोमेरिक चेंजेस होती हैं, सिस आइसोमेरिक चेंजेस होती हैं और वो सिट्रेट आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे कार्बन नंबर चेंज नहीं होता, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन जब भी होती है NADH की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर चेंज हो जाता है और साथ में यू कैन से डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और NADH की सिंथेसिस हो गई। वो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सक्सिनेट के अंदर, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास ये जो दरम्यान में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है दैट इज़ द एंजाइम, ठीक है। जब ये स्टेप होता है तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, एक GTP का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, एक यू कैन से कि ATP बनता है और साथ में ये यू कैन से कि कोएंजाइम जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था उसका कोएंजाइम ए जो है वो वापस चला जाता है, ठीक है। अब वो सक्सिनेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो फ्यूमेरेट के अंदर चेंज होता है और इस स्टेप के अंदर FADH पॉजिटिव इज चेंज इनटू FADH2, ठीक है, जो कि एनर्जी हमारे कंपाउंड है। अब वो जो फ्यूमेरेट 4 कार्बन कंपाउंड है वो मेलेट के अंदर चेंज होता है और इसके अंदर वाटर जो है वो बेसिकली ऐड होता है। तो हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होती है सक्सिनेट की, जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो FADH पॉजिटिव की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजिनेशन यानी कि जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं मेलेट से तो वो प्रोड्यूस करता है NADH को और जो साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यू कैन से कि मेलेट के बाद वो दोबारा ऑक्जेलो एसिटेट जो हमारा प्रिकर्सर था जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी ये दोबारा वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं 4 कार्बन के अंदर। ये एक और डायग्राम है, ठीक है। सो यू कैन लेबल जो मैंने अभी आपको सारे एक्सप्लेन किया है।
तो नेक्स्ट स्टेप भी क्रेब्स साइकिल का है। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेप के अंदर डीकार्बोक्सिलेशंस हो रही हैं, तो वो 2 स्टेप्स हैं। किन प्रोसेसेस के अंदर NADH की सिंथेसिस हो रही है, कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पर यू कैन से कि FADH2 सिंथेसाइज हो रहा है, और किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से, सो वी शुड नो कि वो सक्सीनेट की है। अच्छा, अगर हम क्रेब्स साइकिल को सिर्फ एक सिंगल साइकिल के लिहाज से देखें तो जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन से डीकार्बोक्सिलेशन हुई 2 स्टेप्स के अंदर। एक स्टेप ऐसा है जिसके अंदर ATP की सिंथेसिस होती है, मे बी इस डायग्राम के अंदर उन्होंने लोकेट नहीं किया, बट प्रीवियसली वी हैव स्टडीड राइट हेयर, ठीक है, जहाँ पर GTP की सिंथेसिस होती है वहाँ पर ATP की सिंथेसिस भी होती है। तो एक बार ATP की सिंथेसिस हो गई, एक स्टेप के अंदर जब ऑक्सीडेशन होती है सक्सीनेट की तो फिर DH2 बनता है, और 3 बार वी कैन सी कि ये जब 6 कार्बन to 5 कार्बन चेंज हो रहा है तो फर्स्ट टाइम NADH बना, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर NADH बना, एंड लास्ट स्टेप के अंदर यानी कि जब FADH2 बन जाता है उसके बाद NADH बना। तो फर्स्ट साइकिल के अंदर ये अगर 2 साइकिल्स का पूछा जाए तो हम हर कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।